एवरीवन वेलकम टू MDSU वीडियोस। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहे थे जिसमें हम करेंगे रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या होते हैं? ब्लड में प्रेजेंट ऐसे पिगमेंट्स जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ये 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 है हीमोसाइनिन, नंबर 2 है हीमोग्लोबिन, नंबर 3 है हीमोइरिथ्रिन एंड नंबर 4 है क्लोरोक्लोरीन। ओके, अब इसको हम एक टेबल की हेल्प से देख लेते हैं। पिगमेंट मेटल कंपोनेंट क्या है? ओके, ऑक्सीजनेटेड होने पर ब्लड क्या कलर शो कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड होने पर क्या कलर शो कर रहा है? एनिमल ग्रुप में कौन से में प्रेजेंट है? ओके, एंड लास्ट ब्लड पार्ट में कौन से ब्लड पार्ट में प्रेजेंट है? ओके, नंबर 1 है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन में मेटल कौन सा होगा? कॉपर। ऑक्सीजनेटेड होने पर ब्लू कलर शो करेगा, डीऑक्सीजनेटेड होने पर कलर लेस शो करेगा। एनिमल ग्रुप कौन सा है? सम, स्नेल्स, एनालिड्स, स्क्विड्स एंड क्रस्टेशियन। ओके, और कौन से ब्लड पार्ट में प्रेजेंट है ये? तो ये ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट है हीमोइरिथ्रिन। हीमोइरिथ्रिन में कौन सा होता है मेटल? आयरन। ओके, ऑक्सीजनेटेड होने पर ये ब्राउन कलर शो करता है, डीऑक्सीजनेटेड होने पर कलरलेस, एंड ये एनालिड्स में, सम पॉलीकिड्स में पाए जाते हैं और ये ब्लड कार्पल्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्लोरोक्लोरीन। ओके, तो ये जो है इसमें भी आयरन होता है, मेटल कंपोनेंट। ओके, ये ऑक्सीजनेटेड होने पर रेडिश कलर शो करता है, डीऑक्सीजनेटेड होने पर ये ब्राउन कलर, ग्रीन कलर शो करता है। ओके, और ये पाया जाता है मोलस्कन्स में एंड पॉलीकिड्स में। ओके, और ये ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है।
नंबर 4 है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है इसमें भी मेटल कंपोनेंट आयरन होता है फेरस स्टेट में। ओके, और ये ऑक्सीजनेटेड होने पर ऑरेंज रेड कलर शो करता है और डीऑक्सीजनेटेड होने पर पर्पल रेड कलर शो करता है। ओके, और ये किस में पाया जाता है? सम एनालिड्स में, टेट्रापोड्स में। टेट्रापोड्स पता है ना, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, बर्ड्स, मैमल्स, इनमें। और ये ब्लड के कौन से पार्ट में पाया जाता है? तो कार्पसल्स में। ओके, अब हम देखते हैं कंट्रोल ऑन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन पर कंट्रोल 2 टाइप से होता है। नंबर 1 है नर्वस कंट्रोल एंड नंबर 2 है केमिकल कंट्रोल। नंबर 1 देखते हैं, नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल में क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं। ये सेंटर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ये लोकेटेड होते हैं बाइलेटरली। बाइलेटरली लोकेटेड होते हैं ये। कहाँ पर? मेडुला ऑब्लंगाटा एंड पोन्स वेरोलाई में। ये कहाँ होते हैं? ब्रेन में। ओके, तो क्या होता है कि इनमें ब्रेन में सेंटर प्रेजेंट होते हैं। ये सेंटर क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स। ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? रेस्पिरेटरी सेंटर्स। ओके, ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो होते हैं नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं। नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं या पास आउट करते हैं? पास आउट करते हैं। ठीक है, ये जो नर्व इम्पल्स है कहाँ जाती है? फ्रेनिक नर्व्स को। फ्रेनिक नर्व्स को जाती है जो कहाँ हो, किससे जुड़ी होती है? डायफ्राम एंड ICM यानी इंटरकोस्टल मसल्स से जुड़ी होती है। ये इन्हें स्टिमुलेट करती है। इस स्टिमुलेशन से इन मसल्स में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होने से थोरेसिक कैविटी जो है इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो थोरेसिक कैविटी का साइज इंक्रीज हो जाएगा। थोरेसिक कैविटी के साइज के इंक्रीज होने पर
क्या होता है? इंस्पायरेशन, यानी एयर को लंग्स से इनहेल किया जाता है। ओके, अब देखते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर्स। ये 3 ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, एक डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। ये है पोन्स वेरोलाई और ये है मेडुला ऑब्लंगेटा। ओके, यहाँ पर 2 सेंटर होते हैं और ये 2। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इसको बोलते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर। ओके, ये है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन और ये है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। ओके, ये है फेर्निक नर्व, ये जाती है, ये है लंग्स। यहाँ क्या प्रेजेंट है? रिब्स और इसके बीच में है इंटरकॉस्टल मसल्स। तो ये जाती है इंटरकॉस्टल मसल्स को और डायफ्राम की मसल्स को। ठीक है, ये इन्हें स्टिमुलेट करती है जिससे रिब्स की इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और इस कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है? इस कॉन्ट्रैक्शन से लंग्स को फैलने के लिए थोरेसिक कैविटी में के साइज में इंक्रीज होता है। ओके, तो नंबर 1 ग्रुप है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ओके, ये क्या है? एक्सटेंड मोस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द मेडुला। मतलब ये मेडुला में लगभग मेडुला में पूरी तरह से फैला हुआ होता है। ठीक है, द बेसिक रिदम, जो रेस्पिरेशन की बेसिक रिदम होती है, उसको ये ग्रुप जो होता है जनरेट करता है। ओके, नंबर 3 है इस न्यूरॉन से इम्पल्स जो होती है पास आउट होती है। ठीक है,
और फिर ये कहाँ जाती है, फ्रेनिक नर्व से डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स को जाती है, डायफ्राम की मसल्स एंड इंटरकॉस्टल मसल्स को जाती है, जहाँ ये स्टिमुलेट करती है इन मसल्स को, जिससे इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके, और ये नर्व क्या करती है, इंस्पिरेटरी सिग्नल को ट्रांसमिट करती है। मतलब इसका मेन रोल किस में होगा, इंस्पिरेशन में, यानी इनिशिएट करने को, इंस्पिरेशन को इनिशिएट करने में इसका मेन रोल होता है। ओके, नंबर सेकंड है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होता है, ये लोकेटेड होता है कहाँ, एंटीरियो लेटरल टू डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, जो हमने अभी डायग्राम में देखा था। ठीक है, और ये कंट्रीब्यूट करता है किसमें, एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन दोनों में। ठीक है, ये क्या करता है, तो ये स्पेशली जब एक्सपायरेशन होता है, इसके सिग्नल्स को किसे कंट्रीब्यूट करता है, सॉरी किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, एब्डोमिनल मसल्स को। ओके, नेक्स्ट सेंटर है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है कहाँ लोकेटेड है, तो ये पोन्स वेरोलाई के डॉर्सल पार्ट में अपर साइड में लोकेटेड है। ओके, पोन्स वेरोलाई के डोर्सल पार्ट में अपर साइड पर लोकेटेड है कौन, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, ये क्या करता है, तो ये सिग्नल ट्रांसमिट करता है किस लिए, स्विच ऑफ करने के लिए, किसको, इनहेलिंग, यानी जो इंस्पिरेशन हो रहा है उसमें लंग्स में जो एयर फिलिंग हो रही है उसको रोकने के लिए, स्विच ऑफ करने के लिए ये क्या कर रहा है, सिग्नल भेज रहा है, किसे, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को सिग्नल भेज रहा है। ओके, जिससे क्या होता है कि ये स्टॉप कर देता है इनहेलिंग को, फीलिंग ऑफ एयर को क्या करता है, स्टॉप कर देता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजता है तो फीलिंग जो होती है लंग्स में ये 0.5 सेकेंड तक की होती है, और अगर ये वीक होता है, वीक सिग्नल भेजता है, तो फीलिंग जो होती है लंग्स में
ये 5 सेकंड तक की भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है एपन्योस्टिक सेंटर। ये एपन्योस्टिक सेंटर कहाँ होता है लोकेटेड? ये लोकेटेड होता है लोअर पोन्स में। जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये तो अपर साइड में लोकेटेड था और ये लोअर साइड में लोकेटेड है, ठीक है। और ये क्या करता है? तो ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को सिग्नल ट्रांसमिट करता है। किसके लिए? जो स्विच ऑफ हुआ था उसको उससे प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, ताकि दोबारा से इंस्पिरेशन हो सके और जो लंग्स है कंप्लीटली एयर फीलिंग कर सके। ओके, ये हुए रेस्पिरेटरी सेंटर्स। अब हम देखेंगे केमिकल कंट्रोल। तो केमिकल कंट्रोल में क्या होता है? तो फर्स्ट इफेक्ट देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड में प्रेजेंट, अगर ये बढ़ जाती है ब्लड में तो रेस्पिरेटरी सेंटर जो हैं सेल्फ स्टिम्युलेट हो जाते हैं। ओके, इनके स्टिम्युलेट होने पर रेस्पिरेटरी रेट जो हैं बढ़ जाती है। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है मतलब इंस्पिरेशन के टाइम जब एयर इनहेल होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी आती है? 0.03%। अगर मेड्यूला को कट कर दिया जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़कर 6.5% हो जाती है इनहेल में, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ये क्या करता है? स्टिमुलेट होता है और इम्पल्स जनरेट करता है। इस इम्पल्स के जनरेट होने से रेस्पिरेटरी रेट जो है बढ़ जाती है। और प्लेइंग एंड रनिंग करते हैं, जब खेलते हैं या दौड़ते हैं तब भी रेस्पिरेटरी रेट जो होती है बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म है उससे कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिलीज हो रही है ये बढ़ जाती है। इसके बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में बढ़ गई, ठीक है, जिससे कि रेस्पिरेटरी रेट जो है बढ़ जाएगी। ओके, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में लो हो जाए, कम हो जाए तो रेस्पिरेटरी रेट भी कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इफेक्ट पड़ता है ऑक्सीजन का। तो अगर ऑक्सीजन जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो ये क्या करेगा? डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सेंटर को इफेक्ट नहीं करेगा। ये डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सेंटर को इफेक्ट नहीं करता है।
ये क्या करता है, तो हार्ट से जो एरोटा आ रही है उसकी यानी आर्टरीज जो है, सिस्टमिक आर्टरीज, इसकी वॉल में जो कीमो रिसेप्टर लगे होते हैं इसको इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, इन कीमो रिसेप्टर्स के स्टिमुलेशन से रेस्पिरेटरी सेंटर इम्पल्स जनरेट करते हैं और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ती है। और अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही हो तो ये रेस्पिरेटरी रेट कम होती है। तो ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सेंटर को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, ये पहले हार्ट की जो एरोटाज हैं यानी जो आर्टरीज हैं उनकी वॉल में जो रिसेप्टर्स लगे हैं, कीमो रिसेप्टर्स, इनको इफ़ेक्ट कर रही है। इनके इफ़ेक्ट होने से जो स्टिमुलेशन हो रहा है उससे रेस्पिरेटरी सेंटर से इम्पल्स जनरेट होकर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रही है। ओके, हाइड्रोजन आयन, नंबर 3 है हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस बढ़ जाते हैं तब पीएच जो होती है ब्लड की वो कम होती है, यानी हाइड्रोजन आयन जो ब्लड में प्रेजेंट है ब्लड की पीएच को कम करते हैं बढ़ने पर, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में बढ़ा देते हैं। तो पीएच कम हो रही है यानी ब्लड एसिडिक नेचर का हो रहा है। ठीक है, जिससे रेस्पिरेटरी रेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब योगा करते हैं तो क्या होता है, ब्लड एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर बढ़ जाता है ब्लड में। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने पर रेस्पिरेटरी सेंटर जो हैं स्टिमुलेट हो रहे हैं और इससे रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रही है। और अगर इसका उल्टा हो यानी कार्बन डाइऑक्साइड कम हो तो पीएच जो है बढ़ जाएगी और ब्लड बेसिक नेचर की तरह बिहेव करेगा और रेस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिट कर रहा है। मतलब रेस्पिरेटरी जो रेट है वो कम हो रही है। ओके, ये हुआ रेस्पिरेशन पर कंट्रोल। अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट नंबर है अस्थमा। ओके, अस्थमा किसका एग्जाम्पल है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस का। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो लंग्स की ट्रेकिया, ब्रोंकियाल्स, इनमें क्या होता है, अवरोध होने लगता है, जिससे कि जो एयर है वो उसको आने में, इनहेल होने में प्रॉब्लम होती है, एक्सहेल होने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से अस्थमा होता है। ठीक है, ये एलर्जिक डिजीज़ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी ट्रेकिया, जो ट्रेकिया है यानी श्वास नली जो है उसकी जो स्मूथ मसल्स हैं इनमें इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, इस इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन से ये जो ट्रेकिया है कैसी होती है,
श्रिंक होने लगती है, संकरी होने लगती है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। ओके, तो होता क्या है कि पोलन जो होते हैं, प्लांट पोलन्स, जिसे हिंदी में परागकण कहते हैं, ये परागण क्या करते हैं, जो ट्रेकिया है इसकी प्लाज्मा सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं जिससे कि ट्रेकिया की मास्ट सेल्स जो हैं इससे जाकर ये जुड़ जाती है, ठीक है, जिससे कि ये जो मास्ट सेल हैं ये IgE का क्या करती है, रिलीज करती है IgE को, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन है IgE, इसको रिलीज करती है। इस IgE से कौन जुड़ जाता है, पोलन, और रिएक्शन करता है पोलन के साथ, IgE के साथ जुड़कर, जिससे कि मास्ट सेल्स जो हैं इससे कुछ सिक्रीशन होते हैं, जैसे कि हिस्टामिन, ठीक है, इनका सिक्रीशन होता है जिससे कि रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। इसे क्या कहते हैं, एलर्जिक अस्थमा। ओके, इसमें क्या हो रहा है, ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया की स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, इन स्मूथ मसल्स में ये जो सेल्स हैं इनसे आकर कौन जुड़ रहा है, पोलन, और IgE के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये जो सेल है संकरी हो जाएगी, इसकी जो कैविटी है ट्रेकिया की श्रिंक हो रही है, ठीक है, जिससे कि रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, नेक्स्ट है, एक टर्म आती है सार्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी एक साथ बहुत सारे रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो होते हैं साथ में इफ़ेक्ट करते हैं। तो एक कोरोना वायरस, ये चाइना एंड साउथ कोरिया में खोजा गया था, ठीक है, तो ये एक एपिडेमिक, यानी एक बार में एक पूरे एरिया को, यानी पूरे भूखंड को, भूभाग को इफ़ेक्ट करता है। ओके, और इसमें एक साथ रेस्पिरेटरी ट्रैक में एक साथ सेवरल डिजीजेस हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में क्या होता है कि टिश्यू जो होते हैं उसको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ठीक है, ये 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में क्या होता है, इन्वायरमेंट जो है इसमें ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से, लगातार कमी होने की वजह से ये डिजीज़ होती है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, ठीक है। नंबर 2 है एनीमिक हाइपोक्सिया। एनीमिक हाइपोक्सिया मतलब लिखा हुआ क्या है इसमें, एनीमिक, यानी
खून की कमी से, जो ब्लड है इसकी कमी हो रही है, ठीक है। अगर ब्लड का अमाउंट जो है कम हो रहा है तो ऑक्सीजन की भी कमी होगी, चाहे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन पूरी हो लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। क्यों? क्योंकि लॉस हो रहा है किसका? ब्लड का। ब्लड लूज की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही हो तो इसे एनीमिक हाइपोक्सिया कहा जाता है, ठीक है। नंबर 3 है सेग्मेंट हाइपोक्सिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये लगातार बीपी लो रहने की वजह से डेवलप होती है, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी रहने लगती है, इसे सेग्मेंट हाइपोक्सिया कहा जाता है। नंबर 4 है टॉक्सिक हाइपोक्सिया। टॉक्सिक हाइपोक्सिया में क्या होता है कि टॉक्सिक एलिमेंट्स जो हैं अगर ब्लड में आ जाए तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को इफ़ेक्ट करते हैं बॉडी में। जैसे कि अगर इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बढ़ गया है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जहाँ ज़्यादा होती है, अगर उस जगह में कोई चला जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन से 200 टाइम्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की जगह हीमोग्लोबिन जुड़ जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाएगी, ठीक है, जिससे कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाएगी, ठीक है। ये भी एक टॉक्सिक हाइपोक्सिया है, ओके। तो क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ब्लड में बढ़ जाती है तो सफोकेशन होने लगता है, ठीक है। इसलिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है टॉक्सिक होती है, इसलिए इसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपरकैप्निया। हाइपरकैप्निया जो है इसमें टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इस स्टेज को हाइपरकैप्निया कहा जाता है। और हाइपोकैप्निया जिसमें टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है बहुत कम हो जाती है, जिसे हाइपोकैप्निया कहा जाता है, ओके। अब नेक्स्ट है कुछ बिजनेस रिलेटेड डिजीज़, ठीक है। तो सबसे पहले कोल इंडस्ट्रीज़ जो हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो यहाँ के वर्कर्स होते हैं उनके लंग्स में क्या होता है, कोल डस्ट डिपॉजिट होने लगती है। कोल डस्ट के डिपॉजिट होने से लंग्स की एल्वियोलाई या एल्वियोलर वाल्स जो हैं उनमें फाइब्रोसिस होने लगता है, यानी रेशे जैसे बनने लगते हैं, जिससे कि रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होने लगती है। नंबर 2 है सिलिकोसिस। इसमें क्या होता है, ये ग्लास इंडस्ट्रीज़ में जो कांच के उद्योग होते हैं उसमें क्या होता है, सिलिका डस्ट। ये सिलिका डस्ट जो है एल्वियोलर वाल में डिपॉजिट हो जाती है, जिससे कि फाइब्रोसिस होता है और
पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। प्लूरेसी। इसमें क्या होता है, जो लंग्स हैं एंड जो चेस्ट है, चेस्ट कैविटी, इनके टिश्यूज में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, यानी सूजन आ जाती है लंग्स के टिश्यूज में और चेस्ट कैविटी के टिश्यूज में, यानी जो प्लूरल मेम्ब्रेन है इसमें पेन होता है। इसके ड्यूरिंग क्या होता है, चेस्ट पेन। तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होता है और ये मेनली किस एज में होती है, तो ये मेनली ओल्ड एज में होने वाली डिजीज़ है, यानी जो वृद्ध लोग हैं उनमें ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है एम्फाइसीमा। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्मोकिंग ज़्यादा करने की वजह से या एयर पॉल्यूशन से ये डिजीज़ होती है, ये इसका मेन कॉज है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो लंग्स है इनमें एक्सेस में एयर फीलिंग होने लगती है, यानी लंग्स की जो वॉल्यूम है बढ़ जाती है एंड इनइलास्टिक हो जाते हैं, यानी अपनी जो वास्तविक अवस्था है उसमें नहीं आते हैं लंग्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि लंग्स की एल्वियोलर वाल्स या एल्वियोलाई, एल्वियोलर सैक, ये क्या होते हैं, रैप्चर हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, इनके डिस्ट्रॉय होने से क्या होता है, जो लंग्स हैं एक्सटेंड हो जाते हैं, यानी फैल जाते हैं। ठीक है, इसकी इलास्टिकनेस जो होती है वापस अपनी शेप में आने की जो प्रकृति होती है वो लॉस हो जाती है उसका। ठीक है, और जो एयर स्पेस होता है लंग्स का ये बढ़ जाता है, लार्ज हो जाता है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, यानी क्या हो रहा है, इसमें हवा जो है, एयर जो है फील बहुत ज़्यादा होने लगती है नॉर्मल की जगह। ठीक है, क्योंकि जो लंग्स है उसकी इलास्टिकनेस ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है और ये साइज़ में बढ़ जाते हैं, इनकी वॉल जो है रैप्चर होने लगती है। ओके, तो ये है एम्फाइसीमा। यहाँ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।